नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स इज बेसिक। हमने पिछले लेक्चर के अंदर चैप्टर जो 3 था हमारा पॉलिनोमियल बहुपद, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल का मतलब दो चर, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, इनइक्वालिटीज मतलब असमीकरण। ठीक है, तो देखो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हमारा जो बोर्ड पैटर्न है, जो हमारा पेपर आता है वो किस तरह का होता है, कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है, 5 नंबर का हमारा चैप्टर होगा। और हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है उसके अंदर 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर के तो 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर और इनके नंबर्स में अकाउंटिंग 80 नंबर का पेपर होगा। जो 20 नंबर होते हैं वो आपको स्कूल की तरफ से भेज जाते हैं, वो तो अपने दूसरा तरीका जो भी है तुम्हारा। और जो 80 नंबर का पेपर होगा उसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे और ये पैटर्न होगा। इसके अंदर जो हमारा ये जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है। इसमें कई बार एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और कई बार 2 छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारा नाम आ रहा है रैखिक समीकरण। तो देखिए, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण होती क्या है? एक ऐसी समीकरण, एक चर वाली या 2 चरों वाली, एक ऐसी समीकरण जो रेखा को व्यक्त करे। नाम के अंदर लिखा हुआ है रैखिक समीकरण, जो सरल रेखा को व्यक्त करे रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, एक चर वाली या 2 चर वाली या उससे ज्यादा चर वाली एक ऐसी समीकरण जो क्या करे, एक रेखा को व्यक्त करे, रैखिक समीकरण कहलाती है। वह समीकरण जो सरल रेखा को व्यक्त करे रैखिक समीकरण कहलाती है। रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखो पहला जो है एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब आप पूछोगे एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है? तो देखो, एक चर वाली रैखिक समीकरण है उसके अंदर एक ही चर होगा, ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, जहां पे जो a होगा वो क्या होगा, नॉन इक्वल टू 0 होगा। और जो a, b है वो किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में। ये जो पैटर्न होता है, ये जो फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, एक चर वाली जिसके अंदर एक चर है, रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, इसका जो आलेख होगा, आलेख मतलब होता है डायग्राम या ग्राफ। इसका जो आलेख होगा, ग्राफ, वो किसको व्यक्त करेगा? देखो इस समीकरण के अंदर अक्ष की वैल्यू रखने पर, कोई भी वैल्यू रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करे तो उसको इस समीकरण का हल कहते हैं। अक्ष की उस वैल्यू को इस समीकरण का हल कहते हैं। और वो हल जो है उसका अगर आलेख बनाते हैं तो वो किसको दर्शाता है, एक रेखा को दर्शाता है। वो किसके समांतर होगी, एक्स अक्ष या वाई अक्ष के समांतर रेखा को दर्शाता है। इसका जो आलेख है किसी भी एक अक्ष के समांतर रेखा होगी। इसका जो आलेख ग्राफ होगा वो किसी भी एक अक्ष क्या होती है, देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो इसका जो ग्राफ होगा या तो एक्स अक्ष के ऊपर होगा तो वाई अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फिर वाई अक्ष पे होगा तो अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है,
ये इसका आलेख होता है। और यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगी, संतुष्ट करेंगी, वो इस समीकरण का हल कहलाएगा। इसको नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट है दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली कैसी होगी? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a b c जो है ये तीनों वास्तविक संख्याएं होंगी, रियल नंबर के अंदर क्या करेंगी? बिलोंग करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू रखें जिसके ऊपर ये समीकरण संतुष्ट होती है, मतलब a b c के पास आपकी इनकी तो वैल्यू होगी, और x और y की ऐसी वैल्यू रखें कि उनको सोल्व करने पर 0 बन जाए, मतलब संतुष्ट करती हैं, तो उसको इस समीकरण का युग्म हल कहते हैं। हल कहते हैं उसका, जो किस तरह से होगा? x, y ये हल होगा। इसके अंदर x की वैल्यू आ जाएगी, पहला जो पॉइंट आएगा 0,1, कुछ भी अगर आए तो जो पहला होगा वो x की मान होगा, दूसरा होगा वो y का मान होगा, ये हल होगा। इसके अंदर x और y को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, इसका जो आलेख होगा, आलेख जो होगा वो भी किसको दर्शाएगा? वो भी एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। सरल रेखा हो, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ग्राफ के अंदर कोई भी एक ऐसी रेखा सकती है, ऐसी रेखा सकती है, ऐसी रेखा सकती है, कोई भी एक रेखा सकती है, वो एक सरल रेखा को व्यक्त करेगा। ठीक है, ये हो गई दो चर वाली रैखिक समीकरण। इसके अंदर x और y दो चर हैं, a b c, और ये तीनों क्या है? अचर है। ठीक है, आपको नोट कर लेना। रैखिक समीकरण मैंने पढ़ लिया। अब देखते हैं असमीकाएं क्या होती हैं। आज थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा, कि थ्योरेटिकल पार्ट में क्या क्या काम में लेते हैं। असमीकाएं, असमीकाएं होती हैं किसी भी रैखिक समीकरण में। समीकरण जैसे अपना मानक द्विघात समीकरण मान लीजिए, उसका मानक रूप क्या होता है? bx प्लस c बराबर 0। तो जो असमीकाएं होती है वो क्या होती हैं? 0, ये इक्वल जो निशान है, बराबर का निशान, इस बराबर के निशान की जगह ये साइन आए या ये साइन आए, ठीक है, या ये साइन आए या ये साइन आए। ठीक है, अगर इसकी जगह ये आए तो उसको बोलते हैं असमीकाएं। ये जो चारों हैं, ये चारों कहलाती हैं असमीकाएं। ये कहलाती हैं असमीकाएं। इसका मतलब होता है कि अगर 5 ये साइन 4, इसका मतलब होता है 5 ग्रेटर देन 4, ये निशान होता है ज्यादा का, मतलब 5 ज्यादा है 4 से। ठीक है, अगर ये आए 5 6, तो इसका साइन में मतलब होता है छोटा, यानी 5 6 से छोटा है। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, ये हो गया। और अगर ये नीचे ये आए, इसका मतलब है इक्वल, बराबर भी हो सकते हैं। मतलब अगर आए x ग्रेटर देन इक्वल 4, मतलब कि x जो है वो 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब x बराबर अगर 4 हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 ग्रेटर देन इक्वल 4। तो देखो, इस इक्वल का मतलब होता है कि आपके पास ये साइन भी है और बराबर का भी है। इसका मतलब होता है इस साइन का जो मतलब है, इसका दो मतलब निकलते हैं। एक तो आपके पास ये है और एक का आपके पास क्या है? बराबर का है। मतलब ये भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो असमीकाएं आप समझ गए, ये या ये या ये और या ये। ठीक है, इनका आलेख क्या होता है? इनका आलेख का मतलब जो ग्राफ है, इनका आलेख जो है वो क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं।
क्षेत्रफल को निरूपित करता है। मतलब इसका जो आलेख बनेगा लेस देन जो होता है वो एक क्षेत्रफल को निरूपित करता है। मतलब जैसे असंख्यिकाएं जो है उनका ग्राफ जो बनता है वो जैसे मैंने ये बना दिया, अगर मेरा लेस देन का साइन हुआ तो इस तरह से आता है वो, मतलब वो क्षेत्रफल को घेरता है। ठीक है, इसका जो आलेख होगा वो इस तरह से कुछ होगा, इसको नोट कर लो। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। चलो पहले एग्जाम्पल की बजाय छोटा टॉपिक है वो कर ले। दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण, युगपत समीकरण। अब आप पूछोगे युगपत क्या होता है? देखिए युगपत का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो रेखिक, दो चरों वाली जो रेखिक समीकरण है इनका जो युग्म होता है, दो समीकरणों का युग्म एक युग्मत निकाय कहलाता है, युगपत निकाय। तो युगपत निकाय क्या होता है? दो चरों वाली रैखिक समीकरणों का युग्म, नाम से पता चल रहा है युगपत निकाय कहलाता है। ठीक है, युगपत निकाय कहलाता है। मतलब दो चरों वाली रैखिक समीकरणों उनका जो युग्म होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा होता है वो हमेशा दो से बनता है, जैसे जूतों का जोड़ा, तो जूतों का युग्म होगा, युग्म मतलब जोड़ा जिसमें दो तो नेसेसरी आते हैं। तो दो रैखिक समीकरणों का युग्म ही युगपत निकाय कहलाता है। अब ये जो युग्म है ये संगत समीकरणों का संगत युग्म भी कहलाता है, असंगत युग्म। इसमें दो युग्म होते हैं, कौन सा? एक तो होता है संगत युग्म, एक होता है दूसरा असंगत युग्म। असंगत युग्म, देखिए संगत युग्म क्या कहलाता है? ये समीकरणों का होता है, मतलब दो रैखिक समीकरण दिए हुए आपके पास, तो उनका संगत युग्म कब होगा? युग्म तो आप समझ गए, दो समीकरणों का जोड़ा। वो संगत कब कहलाएगा? जब उसके अंदर आप x और y की वैल्यू रखेंगे, और अगर x की y की वैल्यू रखने पर उन समीकरणों का हल निकलता है, तो वो जो युग्म होगा समीकरणों का वो संगत युग्म कहलाता है। मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या इसको बोलते हैं यूनिक, अद्वितीय हल और या फिर अनेक हल। मतलब किन्हीं भी दो समीकरणों के मध्य अनेक हल निकले, मतलब एक से ज्यादा हल निकले, या फिर अद्वितीय मतलब यूनिक हल निकले। अगर हल निकलता है तो वो संगत युग्म कहलाएंगे। असंगत युग्म में होता है कोई भी हल प्राप्त ना हो। जब कोई भी हल प्राप्त ना हो तो उसको बोलते हैं, उन समीकरणों का जो युग्म है उसको बोलते हैं असंगत युग्म। ये होता है संगत युग्म, ये होता है असंगत युग्म। जब हल निकले संगत युग्म, ना निकले असंगत युग्म। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, नोट कर लेना। स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये संगत युग्म के आपने लिखा अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, नीचे लिखा आपने कोई हल नहीं होगा। तो किस तरह से हल नहीं होगा, कैसे क्या होगा, ये समझते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा है। तो इसको एक
सारणी के द्वारा समझेंगे, एक सारणी बनाएंगे, उसमें देखेंगे कैसे क्या होता है। मान लीजिए, माना दो रेखिक समीकरण है मेरे पास, माना दो रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1, क्योंकि रेखिक है ना तो रेखिक में आएगा, c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरी क्या है मेरे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास कई दो रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, सारणी बना रहा हूं, गुणांकों का अनुपात, या रेखाओं की प्रकृति और बीजीय हल। ठीक है, गुणांकों का अनुपात होता है, अनुपात मतलब बटे में लिखते हैं, तो यदि अगर a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, ठीक है, मतलब c1 बटा c2 से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे c1 बटा c2 बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद रेखाओं का मतलब होता है जो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, एक पॉइंट पर काटने वाली रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। बीज हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक। दूसरा, अगर a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, पर बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के, ये बराबर होने चाहिए और ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं एक ही बात है। समांतर रेखाएं का मतलब होता है जो एक भी बिंदु पर नहीं काटती। प्रतिच्छेदी जो एक बिंदु पर काटती हैं, समांतर रेखाएं जैसे मेरी ये और ये रेखाएं आपस में, ऐसी रेखाएं जो काटती नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जैसे ये काट गई, ये रेखा आपस में एक पॉइंट पर काटती हैं। अगर ऐसा है तो बीज हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अगर तीनों आपस में बराबर है तो रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, समपाती रेखाएं होंगी, और बीज हल जो होगा वो क्या होगा, अनेक हल। मतलब अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। समपाती रेखाएं का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, मतलब दूसरी रेखा पहले वाली रेखा वो ढकी हुई हो, मतलब दोनों रेखा एक ही हो, मतलब एक के ऊपर एक रेखा। ठीक है, मतलब जैसे एक रेखा इसी के ऊपर मैंने दूसरी एक रेखा एक के ऊपर मैंने दूसरी रेखा खींच दी, दोनों रेखा एक ही रेखा पे, वो कहलाती है समपाती रेखा। ये अपना ग्राफ, पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेस है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको पूछ लेंगे कि अद्वितीय हल हो तो कैसे निकालेंगे, तो अद्वितीय हल की में जो कंडीशन है ये याद रखनी होगी कि पहला बराबर नहीं होते, आगे वाले बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जैसे पूछ दे अनेक हल हो, किन्हीं दो रेखिक समीकरण का युग्म दे दिया, पूछ ले अनेक हल होने की क्या कंडीशन होगी, उसमें ये लगाने पड़ेंगे कि तीनों को बराबर होना पड़ेगा तभी अनेक हल होंगे। ये सारणी ही आपको सबसे मेन याद रखनी है, वही आपको 5 नंबर दिलाएंगे, अन्यथा आपके 5 नंबर हाथ से निकल गए। ठीक है,
इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना, बहुत आसानी से लिखा हुआ है, ये इसके मानक रूप है, जैसे मैंने ये बता दिया कैसे होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देके पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए मेरे पास ये दो समीकरण दे दी, ठीक है, मेरे को इसको ग्राफ में बदलना है, मेरे को इसको एक बार सोल्व करना है। मैं इसके अंदर रेखाओं की प्रकृति बाद में डिसाइड करूंगा, बीज एक हल है बाद में डिसाइड करूंगा, पहले मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, इसका आलेख तो बनाऊंगा। इधर लिख रहा हूं आलेख, कि मेरा आलेख बनेगा कैसा, आलेख मेरे को तैयार करना है। उसके लिए मेरे को क्या करना है, पहली समीकरण क्या है, ये समीकरण मेरी फर्स्ट है, ये समीकरण मेरी सेकंड है। तो देखो इसके अंदर करना क्या होता है, पहले आपको एक टेबल बनानी होती है। यहां x और यहां y, ठीक है। पहली समीकरण लिखी मैंने 2x + 4y = 10। अब मेरे को यहां x की कोई भी वैल्यू रखनी है, कोई भी वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है, फिर x की कोई एक वैल्यू और रखनी है, y की वैल्यू निकालनी है, ऐसे निकालना है। कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम उसके अंदर 2 पॉइंट होने जरूरी हैं। जैसे मेरा ग्राफ बना लिया, इस ग्राफ के अंदर अगर मैं कोई भी रेखा खींचूंगा, कोई भी रेखा बनाने के लिए कम से कम मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट तो चाहिए, तभी मैं, अगर 1 पॉइंट है तो इसके अंदर रेखा तो बना सकता हूं मैं, देखो। लेकिन इसके अंदर कितने पॉइंट निकल गए, समझ रहे हो आप, किसी भी एक समतल के अंदर, ये एक समतल है, ये एक्स है, ये एक समतल है, इसमें एक रेखा बनाने के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, तो आप कम से कम 2 पॉइंट निकाल के चलिए, ताकि आपके पास एक रेखा का सरलतम और अच्छा आधार से निरूपण तैयार हो जाए। ठीक है, तो पहले जैसे मैं यहाँ पे, अगर आप, सबसे आसान तरीका है, आप पहले रखो y = 0, y = 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, y 0 हो जाएगा, 2 का भाग जाएगा, x की वैल्यू आएगी 5, यानी y = 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। अब देखो x की वैल्यू 0 रखूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है 10/4 आती है। लेकिन ये भी सही है, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो, अगर आप इसको बट्टा में, मतलब पॉइंटों में ना लाना चाहो, तो आप x की ऐसी वैल्यू भी रख सकते हो कि जिससे y की आसानी से वैल्यू निकल जाए। जैसे मैं x की वैल्यू 1 रखूं यहाँ पे, तो 2 आएगा, 10 में से 2 गया 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, आप सरल कर लेना, 2 आ जाएगी, तो मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पे 2। मतलब अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 2। मैंने एक टेबल बना दी इसकी, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट की टेबल है। ठीक है, अब देखो दूसरी के लिए, समीकरण दूसरी के लिए भी एक टेबल बना लो। दूसरी के समीकरण 3x + 6y = 12। अगर मैं y = 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आती है मेरे पास 3 × 12 4 आती है, और अगर मैं x = 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है 2। मतलब y = 0 रखने पर मेरे पास x की वैल्यू 4 आई, और x = 0 रखने पर मेरे पास y की वैल्यू 2 आई। लिख लिया। आपको बस इतनी छोटी सी 2-2 पॉइंटों की एक टेबल बनानी है दोनों समीकरणों की। अब देखो पहली समीकरण के अंदर मेरे पास पहला मान क्या है 5 को, मैंने आपको युग्म बताया था, युग्म के अंदर पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है, तो x वैल्यू 5,0 एक पॉइंट आएगा मेरे पास, इसको इधर माइनस की संख्या होती है, ये x होता है, ये y होता है, ये y बार होता है, ये x बार होता है, इधर माइनस की होती है,
ठीक है, इधर प्लस की होती है 1 2 3 4 5। अब देखो मेरे पास पहला क्या है 5,0 यानी x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0। दूसरे में क्या x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 यानी y की वैल्यू 2। तो मेरे पास क्या है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू ये आ गया। मैं इसको खींचूंगा, आप ग्राफ के अंदर बनाओगे एकदम सही बनेगा। बोर्ड के ऊपर आप समझते हो, बोर्ड के ऊपर सारे पॉइंट नहीं आ पाते, नहीं बन पाता। आपने ये पॉइंट निकाल लिया 1, 2, इसमें x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। दूसरी पॉइंट निकालो, दूसरे में x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, 4, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। अगर मैं ये बनाऊं तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो आप देखना अगर मैं ऐसे बनाऊं तो पहली वाली जो रेखा है वो ऊपर रहेगी, दूसरी वाली रेखा है वो नीचे रहेगी, दोनों आपस में नहीं काट रही। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं दोनों आपस में नहीं काट रही। मतलब अगर दोनों नहीं काटती हैं, दोनों रेखा अलग अलग है, मतलब दोनों रेखा क्या है, इसका कोई भी हल नहीं होगा, इस रेखा का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हल जब तक नहीं निकलता तब तक वो एक दूसरे को नहीं काटे। हल तभी तो होगा कि वो कहीं ना कहीं काटे, कोई एक ऐसा पॉइंट निकले, पर वो नहीं काटती। दोनों की दोनों समांतर हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, ये दोनों कौन सी रेखाएं हैं, संपाती रेखा में अनेक हल निकलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा में अद्वितीय हल निकलता है, समांतर रेखा में कोई हल नहीं निकलता। रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो अभी के लिए एक एग्जांपल काफी है, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में असमीकाएं जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। असमीकाओं के एक डायग्राम बना के देखेंगे और देखते हैं कि डायग्राम से कैसे एक वो क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो अगले लेक्चर के अंदर एक दो एग्जांपल और देखते हैं असमीकाओं के ऊपर। आई होप कि आपको आज का वीडियो जो अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।